अब देखें यहाँ पर क्या है। 18वीं सदी की जब बात करते हैं तो 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन से सुमेलित है? टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, ये सही है। अरे यहाँ पर टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, ये गलत है। प्रत्यक्ष रूप है, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। यानी टाइल ये प्रत्यक्ष कर है। लिब्रे ये क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी, तो सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर? आइए यहाँ पर, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है के प्रस्तावों को ठुकरा दिया? 1918। 1918। और यह है कि बोल्शेविक पार्टी कहाँ की पार्टी थी? और ये बोल्शेविक पार्टी देखें यहाँ पर, बोल्शेविक, बोल्शेविक पार्टी कहाँ की पार्टी थी? रूस की पार्टी थी। 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई, इसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। 1917 ईस्वी में रूस की धरती में जो क्रांति हुई, उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। और उसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर, रूस की धरती पर जो क्रांति हुई, जो क्रांति हुई, उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। उसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूसी क्रांति का नायक कौन था? रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। क्या किसको माना गया? स्टालिन को। आइए यहाँ पर, अब यहाँ थे तो देखिए यहाँ पर रूसी की बात करते हैं तो बोल्शेविक पार्टी किस देश की पार्टी? रूस की पार्टी। अब देखिए यहाँ पर 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई, उसे हम किस नाम से? उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को किस नाम जानते हैं? बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति का नायक कौन था? लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया? स्टालिन को माना। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो शांति एवं विनिर्माण की नीति। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर ब्लू पॉलिसी हो जाती। बात समझ गए? और इस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया, इसे हम रक्त एवं लौह की नीति के नाम जानते हैं। रक्त एवं लौह की नीति, कठोरता की नीति को नाम जानते हैं। आगे चलकर बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर ब्लू पॉलिसी अपनाया था, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना था। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था?
अब देखिए कला, काला, लाल, सुनहला तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। सही है। उगते सूरज की किरण क्या है? एक नए युग का सूत्रपात है। यह भी सही है। और ये बलूत पत्तियों का मुकुट किसरी का प्रतीक था? तो बहादुरी का प्रतीक था। तो ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहां पर देखिए किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकारों में गिरावट की शुरुआत हुई थी? और इसका सही आंसर क्या क्या? अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण। तो राष्ट्र संघ की स्थापना, पहले हम ऐसे बात करेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना था, और राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशन के नाम जानते हैं। 1946 में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और इसकी सारी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। पहले हम राष्ट्र संघ की चर्चा करते हैं। अब देखें प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध को रोकने के लिए किसकी स्थापना का निर्णय लिया गया? राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। राष्ट्र संघ को किस नाम जानते हैं? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस के नाम जानते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति किसको? वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो राष्ट्र संघ को किस नाम जानते हैं? राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले वाले किसी भी युद्ध को, किसी भी युद्ध को रोकना था। राष्ट्रसंघ को कब भंग कर दिया गया? राष्ट्रसंघ को 1946 में भंग कर दिया गया। राष्ट्रसंघ को कब भंग कर दिया गया? भंग किया गया था कब? 1940 में। राष्ट्रसंघ की समस्त शक्ति किसको दे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी, किसकी स्थापना की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना की? राष्ट्र संघ। कब स्थापना? 10 जनवरी 1920। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे किसको जाता? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध को रोकना था। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्र संघ को भंग कब कर दिया गया? 1940 में। और इसकी समस्त शक्ति किसको दे दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया। अबिसिनिया, अबिसिनिया को पहले किस नाम जाना जाता था? तो इथोपिया। अबिसिनिया को पहले किस नाम जाना जाता था? इसे कहा जाना जाता था इथोपिया के नाम जाना जाता था। इस प्रकार अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आइए, यह भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ 28 जुलाई 1914। अंत कब हुआ था? अंत हुआ था 11 नवंबर 1900। द्वितीय विश्व युद्ध है ना, और यह द्वितीय विश्व युद्ध, देखने दो। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939।
प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1931। इसका सही आंसर होता है ए, बी और सी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अबिसिनिया पहले किसको कहा गया? इथोपिया को कहा गया। तो अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण कब हुआ था? 1935 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कब किया गया था? तो 31। इसका आंसर डी है। आइए आप अब धीरे धीरे इसको एकदम पढ़ाए ना, तो इसको गौर से देख जवान, गौर से देखने के बाद बताओ हमको, हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है। बताएगा जवान, जवान बताएगा कि कहाँ पर जवान को दिक्कत है। तेज बता रहे जवान रे, तेज बताओ तो, तेज बचा। जल्दी बोल, हम नहीं लगे। जल्दी, जवान बताएगा जवान को क्या दिक्कत है। ये छूट सिर्फ जवान को प्राप्त है और किसी को नहीं। नहीं, ठीक है, कुछ मत बोल, आ जाओ। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? जेम्स टाउन। और जेम्स टाउन में अंग्रेजी बस्ती की स्थापना कब हुई थी? 1607 ईस्वी। कब हुई थी? 1607 ईस्वी। संयुक्त राज्य अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। और यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1946। देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 से लेकर 1783 से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तत्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है? बोस्टन पार्टी की घटना, टी पार्टी की घटना। और बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी। आइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश, ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13। 13 उपनिवेश को आजादी घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? 1775, 1783। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण किसको माना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना। यह घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। अब दे रिश्ते से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था कब? तो फ्रैंकफर्ट की संधि से। और ये एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि से कब? 1871 ईस्वी। और यह संधि किसके किसके बीच? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच युद्ध की समाप्ति हुई और इस संधि के तहत ही जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए इस नीति का प्रतिपादन किया।
इसे हम रक्त एवं लौह की नीति के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी जर्मनी का एकीकरण एकीकरण जिस संधि के तहत हुई थी उसका क्या नाम? का नाम फ्रैंकफर्ट की। और ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी। और ये संधि किसके किसके बीच हुई थी? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। और इस संधि के इस जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा नीति का प्रतिपादन किया? तो रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। और रक्त एवं लौह की नीति क्या नाम जानते हैं हम? इसे हम कठोरता की नीति के नाम, कठोरता की नीति के नाम जान कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। अब तो जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं। जर्मनी का जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ये संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। किसके किसके बीच? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण से किसको? बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति। इसे क्या कहते हैं हम? कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? और 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या 51 थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र में कुछ सदस्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले स्थापना से सदस्य कितने थे? 51। वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 193। नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी। आप देखना यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 45 ईस्वी। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। इस समय स्थापना हुई कुल सदस्य कितने थे? 51। वर्तमान से हम कितने? 193। नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी। देखो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? और इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक में आर्थिक अस्थिरता एवं पूर्ण रोजगार। सही है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता लाना, यह भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, यह भी सही है। इसका सही आंसर डी है। देखो 1944 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर जो सम्मेलन हुई इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस प्रकार विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में साथ साथ हुआ था। का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यहाँ पर ब्रेटन सम्मेलन
44 ईस्वी कहाँ हुई थी? अमेरिका। इस सम्मेलन साहब क्या हुआ था? विश्व बैंक बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना स्थापना साथ साथ करने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया। दोनों का मुख्यालय दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में स्थित। अब यहाँ पर देखिए क्या है? बेट ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब? 1944 में। कहाँ? अमेरिका में। इस सम्मेलन का तो क्या हुआ था? विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना स्थापना साथ साथ करने का निर्णय लिया गया और दोनों का मुख्यालय का वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर कम आवाज आवाज मिलाकर देखो। जौन है आवाज कम आ रहा है क्या? जरा मिलाओ तो जरा जैसा देखो तो आवाज कम है। तेज देखिए आप। ना देखो तो तेज से आवाज कम है। ठीक है तो हम कम करवाते हैं। कम है आवाज ना? तो ठीक है कम करवा देते हैं। अब ठीक है? तो ठीक है तो आइए तो। देखिए लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? तो देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1958 में प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था चीन का आर्थिक विकास करना। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य चीन का आर्थिक आर्थिक विकास करना था। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेत के प्रमाण मिले? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ से? कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान। और कालीबंगा से क्या? कालीबंगा से भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं। भूकंप आने के प्रमाण आने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात। आइए लोथल सिंधु सभ्यता कालीन क्या था? लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे और लोथल से घर के दरवाजे किधर? पीछे की तरफ खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से किस देश के माप तौर पर पैमाने मिले? फारस। फारस। ये बनवाली की बात करते। बनवाली कहाँ था? हरियाणा में। बनवाली बनवाली से क्या? बनवाली से मिट्टी का बना हुआ
बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना मिला है। हल जैसा खिलौना मिला है। बनवाली की नगर निर्माण योजना कैसी थी? तो शतरंज के बोर्ड के जाल समान। शतरंज के बोर्ड के जाल के समान। शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। अब यहाँ पर कर लेते हैं, बनवाली कहाँ है? तो बनवाली है राजस्थान में। बनवाली से क्या? तो भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इधर नहीं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा से क्या? तो भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। चलो आइए यहाँ पर। लोथल क्या है? तो सिंधु सभ्यताकालीन बंदरगाह। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे किधर खुलते थे? तो पीछे की तरफ से। और लोथल से घर के दरवाजे किधर से खुलने के प्रमाण मिले हैं? आगे की तरफ। लोथल सिंधु सभ्यता लोथल से किस देश के माप तौर पर प्रमाण मिले थे? फारस के। बनवाली से क्या मिला है? तो मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना मिला है। बनवाली से शतरंज। बनवाली की नगर निर्माण योजना कैसी थी? शतरंज के बोर्ड के जाल के समान। शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थे। अब हम मेरा जवान बताएगा, यहाँ के सफर में मेरे जवान को किसी प्रकार कोई दिक्कत है? 23 बताओ। 23 बताओ तुम। मेरा मूड नहीं बन रहा है। मेरा मूड नहीं बना। 23 बताओ जवान, क्या दिक्कत है? जल्दी। तेजी। कोई दिक्कत नहीं। वाह वाह, विद्वान आदमी थे। कैसे काम चली? हम्म। बोली रहुआ। हम्म। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल से घर के दरवाजे सड़क यानी आगे की ओर खुलने प्रमाण मिले। आइए आप यहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्वान पाठ पुस्तक है। कौन सा पाठ पुस्तक है? और यह वेद है। वेद। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि कहा जाता है कि वेद की रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया। वेद को हम श्रुति के नाम जानते हैं। तो वेद को हम श्रुति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ।
वेद को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो वेद को हम संहिता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वेद में मंत्रों का संग्रह मिलता है, और वेद को संकलित करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को। तो इसको क्लियर कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास। आप यहां पर देखिए, वेद, वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है, अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को क्या कहा गया है? अपुरुषय कहा गया है। ये वेद को पुरुषय क्यों कहा गया है? कहा जाता है वेद की रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की थी, इसलिए वेद को अपुरुषय कहा गया। वेद को हम श्रुति के नाम जानते हैं। तो वेद को हम श्रुति के नाम से क्यों जानते हैं? श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, सुना हुआ। वेद को हम संहिता के नाम जानते हैं। तो वेद को हम संहिता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वेद में क्या, मंत्रों का संग्रह मिलता है, मंत्रों का संग्रह मिलता है। वेद को संकलित करने के श्रेय किसको जाता है? महर्षि वेद व्यास को जाता है, महर्षि वेद व्यास को जाता है। अब यहां पर देखिए, पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो सातवाहन राजवंश के बारे में। वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त राजवंश के बारे में। विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त राज, मौर्य राजवंश के बारे में। एक क्वेश्चन सुनिश्चित करता है आपकी जिंदगी को। अब देखें यहाँ पर पुराणों की कुल संख्या 18। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। पुराण, मत्स्य पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? सातवाहन राजवंश। किस राजवंश? सातवाहन, सातवाहन राजवंश के बारे में। अब देखिए यहाँ पर वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? वायु पुराण, वायु पुराण से गुप्त राजवंश के बारे में, गुप्त राजवंश। अब देखो विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में। क्लियर है? क्लियर? ए विवेक सिंह, क्लियर है? क्लियर है? अरे यार लिखो ना, मूड में आने बन रहा है। सही से, हम अपने मूड से बहुत डरते हैं। हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, सिर्फ हम अपने मूड का गुलाम हैं। ना हम किसी ईश्वर का गुलाम हैं, ना किसी इंसान का गुलाम है, सिर्फ हम अपने मूड का गुलाम हैं। हम अपने मूड से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। सही से, सही से। अब देखो यहाँ पर, वेद मन नहीं लग रहा है मेरा। देखो, वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को क्या कहा गया? अपुरुषय। मेरा 11 तो बज ही जाएगा, 11 तक। श्रुति, वेद को श्रुति का, श्रुति का अर्थ क्या? सुना हुआ। वेद को हम क्या कहते हैं? ये संहिता। इसमें क्या? मंत्रों का संग्रह। वेद को संकलित करने से महर्षि वेद व्यास। मंगल सेठ जी, ऐसे इतिहास का विवेचन मत किया कीजिए आप, वरना वृद्ध हो जाएंगे। आइए यहां पर, आइए यहां पर क्या है? सबसे पुराण की कुल संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण,
मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से किसके बारे में जानकारी मिली? सातवाहन राजवंश। वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी? गुप्त राजवंश। विष्णु पुराण से किसके बारे में? मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए यहाँ पर दिखेगा, सब चीज दिखेगा। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थी किस लिए? महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारा के लिए, आपसी मिलन के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। सही आंसर ये है। कितने बौद्ध महासभा हुई? 4। ठीक है, 4 में ये जो लोग हैं सामने में सभी जवाब देंगे। जवाब कौन कौन देगा? गुड़िया जी जवाब देंगे। एक बार आप ही पर गुस्साए थे हम। क्या बात है, जिस पर गुस्साते हैं उसको नौकरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर गुड़िया जी देंगे जवाब, मुकेश साहब जवाब देंगे, रागिनी मौर्य ये भी देंगे, प्रतीक राज यह भी जवाब देगा, मंगलेश देश भी देगा, कुमार प्रसाद जी देंगे, विवेक कुमार देंगे, ये जितने लोग हैं और ये देंगे, जिसका नाम लिए वो जवाब देंगे। अब प्रश्न की संख्या, प्रश्न ये रहेगा, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ? 23 से बताना है। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ बताना है। द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ बताना है। तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ बताना है। चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ? इधर उधर नहीं देखना है। 30 बताइए। इधर उधर देख कर लेट करेंगे ना, समझ जाएंगे आपकी क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। 23 से चल, रागिनी कुमारी 483 ईस्वी पूर्व। चल ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व। चल ठीक है, 251 ब्रैकेट में 255 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आगे। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी। अब बताना है प्रथम के समय राजा कौन था, द्वितीय के समय राजा कौन था, तृतीय के समय राजा कौन था, चौथुर्थ के समय राजा कौन था। 23 से कहाँ गए गुड़िया जी? 23 से राजा का नाम बताना है। 23 से बताओ सब राजा का नाम। सब इधर उधर देख रहा है क्या? देख रहा है, देख रहे हैं, तुमको क्या कर रहे हो? हम देख रहे हैं, किताब क्या ढूंढ रहे हैं तू? क्या तू किताब देख रहा है? मोबाइल से क्या ढूंढ रहा है तू? मोबाइल हुलुक बुलुक, हुलुक बुलुक। देखो यहाँ पर अजात शत्रु। देखो यहाँ पर काला अशोक। देखो यहाँ पर अशोक। देखो यहाँ पर कनिष्क। अब बताना है प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ। देश बताओ, सबका जगह बताओ जल्दी। कहाँ छुपल है पते नहीं। आज क्यों नहीं याद है ये बताइए? खाना खाना भूले थे आप? खाना खाना भूले थे? खाना खाना तो नहीं भूले थे? सोना भूले थे? मोबाइल में फोन तो किए होंगे, फोन तो आया होगा। कुछ भी नहीं भूले, सिर्फ पढ़ाइए भूलते हैं।
सही से देखिए यहाँ पर राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। अब बताओ प्रथम की अध्यक्षता कौन किया, द्वितीय की अध्यक्षता कौन किया, तीसरा का अध्यक्षता कौन किया? तेईस बताओ, तेईस बताओ। एको को आंसर बता दी होती समझते कि चल बता। जल्दी से बताओ, ये अध्यक्षता कौन कौन विद्वान किया था, सबका नाम बताओ। कौन कौन विद्वान किया था अध्यक्षता, सबका नाम बताओ। देखिए पहला का अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। द्वितीय की अध्यक्षता कौन किया था? साबका मीर। तृतीय की अध्यक्षता कौन किया था? मोगली पुत्र तीस। चतुर्थ की अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। चल कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन है? दो। देखो यहाँ पर गुप्तचर विभाग की बात करते हैं तो मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्याप सर्प जैसे अधिकारी ने किया। और मौर्य काल में दो तरह के गुप्तचर होते थे, संस्था एवं संचर। संस्था उसे कहा गया जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करता, और संचर उसे कहा गया जो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता। देखें मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्याप सर्प जैसे अधिकारी होता। मौर्य काल में कितने तरह के गुप्तचर होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? संस्था एवं संचर। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करता था, और संचर घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? अशोक। याद रखने, अशोक की शांति प्रियता और अहिंसा की नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी ठहरा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द आया है? ब्रिसल शब्द आया है। और ब्रिसल का आशय क्या होता है? निम्न कुल। ब्रिसल का आशय होता है निम्न कुल। बिंदुसार के लिए कौन सा शब्द? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार या वारीसार? भद्रसार या वारीसार के नाम से पुकारा। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? जैन ग्रंथ में सिंहसेन के, इस नाम से सिंहसेन के नाम से पुकारा। अब देखो बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द आया है? तो बिरसल शब्द आया है। और बिरसल का आशय क्या होता है? निम्न कुल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और बारीसार के नाम पुकारा गया। जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम पुकारा गया। बलवन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? नासिर अमील उल। बलवन का मानना था सुल्तान
धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शहंशाह के आदेश के उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं। बलवन क्या कहा था? बलवन कहा था सुल्तान कहा धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसलिए सुल्तान के आदेशों के आदेशों के उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं, किसी को नहीं है। सही, इसको देख लेना है। काम का लगता है पक्का पक्का। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। ऐबक को इतिहास में किस नाम जानते हैं? ऐबक के इतिहास में हम कुरान खवा, लाख बख्श और हातिम दूती, इल्तुतमिश। चांदी का जो सिक्का चलाया उसे किस नाम जानते हैं? टंका। तांबा का जो सिक्का चलाया उसे क्या नाम जानते हैं? पीतल। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने टंका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बलवन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बलवन बलवन की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बलवन का पोता कैकूबाद। कैकूबाद कैकूबाद को लकवा मारने बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका बेटा कौन? क्यूमर्स। यह बलवन वंश का ही नहीं, गुलाम वंश का भी अंतिम शासक था। लेकिन बलवन वंश का यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक किसको बीपीएससी माना? कैकूबाद को। गलत आंसर दी। सही आंसर है क्यूमर्स। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम बदल कर रखा था? इनमें से कोई नहीं। क्या नाम? अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा? खिजराबाद। खिजराबाद। और चित्तौड़ का विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1303 ईस्वी। चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। बर्नियर का मानना था क्या भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास है? भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास है? भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है? की होगा? बर्नियर किस देश का था? ये फ्रांस का था। फ्रांस का रहने वाला। किस देश का था? फ्रांस। और किसका चिकित्सक था? दारा सिकोह का। दारा सिकोह। दारा सिकोह चिकित्सक था। दारा सिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा। शाहजहां का बड़ा बेटा। और यहाँ पर
हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी। यह कहाँ है? वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कर्नाटक के, कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित, बेलारी जिले में स्थित है। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ किए थे वह कौन था? जयपुर के राजा। आमेर के राजा भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम जानते हैं, यह कछवाहा राजवंश का पहला राजपूत था जिसने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ की। भारमल की बेटी का नाम हरखाबाई थी। शादी के बाद इसका नाम बदलकर मरियम उजवानी कर दिया गया। और आमेर को ही वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम जानते हैं। आमेर को वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम जानते हैं। आमेर को वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम जानते हैं। देखो यहाँ पर आमेर के राजा, देखा, आमेर के राजा भारमल, आमेर के राजा भारमल। हेलो, हाँ कौन? अच्छा, हाँ पसंद। देखो आमेर के राजा भारमल को हम बिहारी मल के नाम से, बिहारी मल के नाम से, मल के नाम से जानते हैं। यह कछवाहा, यह कछवाहा राजवंश का, वंश का पहला शासक था, पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अपनी बेटी की शादी, शादी अकबर के साथ की, साथ की। भारमल की बेटी का नाम, नाम मरियम उजवानी थी। मरियम उजमानी थी। शादी के बाद, शादी के बाद, के बाद इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर चल हरखा बाई कर दिया, कर दिया। आमेर को वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम जानते हैं। आमेर को, आमेर को वर्तमान समय में हम, वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम जानते हैं। जयपुर के नाम से, नाम से जानते हैं। जयपुर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर एकदम सीधे से, आमेर के राजा भारमल को हम बिहारी मल के नाम से जानते हैं।
यह कछवाहा राजवंश का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ की। अब देखें, भारमल की बेटी का नाम मरियम उजमानी था। शादी के बाद इसका नाम बदलकर हरखा बाई कर दिया गया। आमेर को वर्तमान समय में हम जयपुर के नाम से समझ गए बात को। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकास किया गया था? और पटना। पटना का नाम बदलकर कौन किया था? अजीमाबाद। पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कौन किया था? औरंगजेब। औरंगजेब का पोता अजीम। औरंगजेब का पोता अजीम कब किया था? 1704 ईस्वी। ठीक ना? आइए, निम्नलिखित में किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था? बुलंद दरवाजा का नहीं करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन कराया था? अकबर। कहाँ कराया था? आगरा के फतेहपुर सीकरी में। शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कलाई बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था? तो 1765 ईस्वी। क्लाइव को भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक माना गया। देखें, क्लाइव को भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक माना गया है। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? क्या कारण था? मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मशीन का प्रतिस्पर्धा। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ठीक ना? भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर थी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए अब। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक? अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल कौन थे? गरम दल के नेता। गरम दल। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी पुस्तक की रचना की? आनंद मठ। आनंद मठ। ये 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या था? बागान श्रमिक को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति। इसका सही आंसर ए होगा। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांग क्या थी? प्रशासन में सुधार, विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ, निष्ठावान चरित्र, उपर्युक्त में। इस तरह के प्रश्न को प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ही बनाना होता है। अरे, आपको कोई कहता है पढ़ने के लिए, इसमें खराब नहीं मानना है। आपको खराब नहीं मानना चाहिए था। हम पढ़ने के लिए अगर आपको बोले हैं तो इसमें खराब नहीं मानना है। चलिए, रूठिए मत, मैसेज कीजिए। मैसेज कर जवान। जवान, कोई दिक्कत है? तेज बोलो, तुरंत रूठ जाते हैं। जल्दी मैसेज कीजिए। तो क्या सोच रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं, मैसेज कीजिए जल्द। जल्दी।
सही से अब यहाँ देखिए कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई, इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर, 8 नवंबर 1927 को गठन। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और ये भारत कब आया? और ये भारत कब आया? 1928 से। भारत में कहाँ आया था? मुंबई में आया। आया मुंबई में आया। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आधुनिक शिक्षा से। और किससे संबंधित है? भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब देखें 1854 का 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत का 1857 ईस्वी में मुंबई, मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। आइए यहाँ देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ये 18 जुलाई 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, देखिए यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, भारत का वायसराय बनकर भारत आया। और 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना प्रस्तुत किया था उसे हम 3 जून योजना के नाम से के नाम से जानते हैं। यह योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते ही भारत को आजादी मिली और पाकिस्तान नामक एक नए देश का निर्माण। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए यहाँ पर। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली क्या घोषणा की? तो जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाए। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया। और 3 जून 1947 ईस्वी जो योजना प्रस्तुत किया था उसे हम 3 जून योजना के नाम से जानते हैं।
और ये 3 विधियां ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते ही भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान नामक नए देश के लिए पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? और इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। भीमराव अंबेडकर। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कायदे आजम। कायदे आजम। मोहम्मद इकबाल ने क्या था? क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में देश के उद्घाटन समय पहली बार सार्वजनिक से आम जनता से रूबरू हुए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और कब वक्त कौन था? 1916 ईस्वी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी ने स्वीकार किया गया था? 11। अब है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च। 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। और इस समझौता के तहत क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। बिहार सरकार द्वारा 2023 में विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। इसका सही आंसर वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71% अधिक। और महिला साक्षरता दर कितना है? 51% से अधिक। 23 से बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71% अधिक। और महिला साक्षरता 51%। अब इसको देख लेते हैं हम। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये क्वेश्चन भी आए, पूछिएगा। सुजनी क्या है? एक प्रकार की एक कढ़ाई है। और ये कहाँ प्रचलन में था? बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित, याद रखिएगा। बिहार में। बिहार के जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति संबंधित कौन सा गलत है? जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रवि शंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। गलत है। तो कौन गलत है? तो इसका सही आंसर सी है। और यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1974 से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? बिहार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। ये मंजिल बैच को देखिए, ये भी सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं सर।
इसका आंसर डी। बिहार में सविनय अभियान आंदोलन में कौन सी कार्यक्रम शामिल थी? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार शामिल थी, खादी का उत्पादन और व्यवहार यह भी शामिल थी, सभी तरह के नशीले पदार्थ का बहिष्कार यह भी शामिल थी। इसका सही आंसर डी। अब हमें बताइए क्या चाहिए आपको? तेज बताइए, और आप हमसे क्या चाहते हैं? और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलना है। तेज बताओ, क्या चाहिए, कहाँ दिक्कत है? तेज बताना। बताइए क्या दिक्कत है? जी बोलिए। प्लीज बताना है क्या दिक्कत है। बोलिए, हम खड़े हैं, सामने में खड़े हैं, पूछिए आप। अभी पूछने का वक्त ये कोई इतना टाइम कोई देता है? कौन कहता है पूछिए पूछिए? कौन इतना टाइम देगा, ये बताइए। ओ, बिहार पढ़वे करना है। बिहार पढ़ना है ना, समझ गया। आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद तो है ही, वो तो है ही आपके पास। कार इस बात से इनकार थोड़ी, बात से इनकार थोड़ी। चलें, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दें, पक्का? ठीक है, आज रहते हैं हम, और जरूरी काम भी है। किसी तरह का दिक्कत हो, किसी टाइम दिक्कत हो, अगर मेरे लायक है तो वह उस समय समय नहीं देखना है, दिन है, कांटेक्ट करने का प्रयास। अगर हमें लग जाता है कि आपको हमारी आवश्यकता है, तो बिना आप कॉल करने की अगर हमें पता चल गया, हम आपके लिए तक खड़ा रहे। ठीक है, तब